देखिए, सेना जो है वो आपको ये कह रही है कि यहां हमने ये कॉन्फ्लिक्ट पहली बार नहीं देखा। 1956 से नागालैंड से हम ये कॉन्फ्लिक्ट देखते आ रहे हैं। प्लीज समझिए, इस देश में सैनिक विषयों पे जानकारी नहीं के बराबर है। इसको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मतलब सेना अपनी पूरा जोर, अपनी पूरी ताकत नहीं लगाती ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ना सिर्फ हमारे देश में लेकिन दूसरे देशों में भी ऐसा ही चल रहा है। अफगानिस्तान में पिछले 10 साल से अमेरिकी सेना ने B-52 बॉम्बर, F-16 जेट फाइटर, एब्राहम टैंक्स इराक में सब लगा दिए। ठीक है, नहीं प्लीज मेरे को खत्म कर लेने दीजिए ना। देखिए, आप मेरे को खत्म कर लेने दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। ये बहुत गलत बात है। आप आगे बढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जी, इस पर बोलिएगा। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, आपको इस तुलना से अंतर है। हाँ, ठीक है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है बाय इट्स वेरी नेचर वो 2-3 डेकेड चलता है, क्योंकि फौज स्लो बर्न पे एक्टिविटी करती है। नंबर एक चीज तो ये बवाल की साहब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, स्थिति जब नॉर्मल आ जाएगी, हम नहीं कह रहे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं हटाए, नो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं नॉट येट। नॉट येट हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो इंडिकेट करती है कि 42 ट्रेनिंग कैंप्स में से जो पाकिस्तान में हैं अभी तक 34 सक्रिय हैं। 2 से 2,500 टेररिस्ट वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। 750 से 800 आपके लॉन्च पैड्स में एलसी के पार बैठे हैं। 230 ने इस साल इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की है। 50 मारे गए हैं। पिछले 2 महीनों में 19 टेररिस्ट मारे गए हैं इन दिस वेरी एरिया। अब आप देखिए जो बात जो की जा रही है, और ये समझना बहुत अनिवार्य है। प्लीज मेरे को समझाने का मौका दीजिए ताकि हमारे देशवासी समझ सकें हमारी क्या कंपल्शन है। आप कह रहे हैं कि श्रीनगर में, बडगाम में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, सेना ने बहुत कोई ऑपरेशन नहीं किया। मैं आपको प्लीज समझाना चाहता हूं कि पंडिता, हर सुबह जो हमारी कॉन्वॉयज जाती हैं कारगिल को, लेह को, लद्दाख को, जो राशन पानी, दूध, मिट्टी का तेल, ऑयल जो पहुंचाती हैं, वो श्रीनगर के थ्रू जाती हैं। हमको रोड सैनिटाइज करनी पड़ती है। दोनों तरफ 3-3 किलोमीटर एरिया आज के रोज इतने सालों से काम कर रही है। पैरामिलिट्री वहां पर काम कर रही है। पुलिस, इसके लिए सेना की क्या जरूरत है? आप कह लीजिए। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हमारे देश में सेना के ऑपरेशंस के बारे में जानकारी 0 से भी कम है। वो जो सैनिटाइजेशन है 8 कंपनी सीआरपीएफ की और उससे दुगनी कंपनी आर्मी की आज के रोज पंडिता रोज लगती हैं। आप देखते नहीं, शायद आपको इतना दिखाई नहीं देता, हम अपने आप को इतना विजिबल नहीं करते। मेरे ख्याल में एक मिनट सही नहीं है। ऐसी बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आपके साथ जब आप बात करने शुरू करें तो आप बीच में, मैंने आपको बोलिए, मैं आता हूं आपके पास। देखिए साहब, आपको पता है कि जो श्रीनगर एयरफील्ड है उसके 3 किलोमीटर की फनल इस साइड और 3 किलोमीटर की फनल इस साइड हर बार आर्मी सिक्योर करती है कि कोई आरपीजी लेके चीफ मिनिस्टर साहब का जहाज या हेलीकॉप्टर ना गिरा दे। ये आपको दिखता नहीं है। उसके लिए एफएससी की जरूरत नहीं है। उसके लिए एफएससी की जरूरत है ताकि अगर वहां पे एनकाउंटर हुआ और हमारे जवानों के खिलाफ केस खड़े किए गए, वो क्या है कि एफएसपीए की जरूरत क्या है इस काम के लिए? सैनिटाइजेशन तो आप वैसे भी कर सकते हैं सामान्य तैनाती से। ठीक है, मैं समझाता हूं, प्लीज अब मेरे को भी मौका दीजिए, क्योंकि मुझे यकीन है जब फैक्ट्स आपके पास होंगे आप लोग मुझे अभी तुलसी साहब जी। देखिए साहब, ऐसा है कि सेना को तब बुलाया जाता है जब पुलिस फेल हो गई, जब आपकी बीएसएफ फेल हो गई, सीआरपीएफ फेल हो गई, तब लाया जाता है। तो कम से कम आप मानेंगे कि उनको वो अधिकार तो देने पड़ेंगे जो कि पुलिस कर्मियों के पास सेक्शन 45 और सेक्शन 193 ऑफ द सीआरपीएफ के नीचे है कि आप उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते फॉर एक्शंस डन इन गुड फेथ। फॉर एक्शंस डन इन गुड फेथ। ये तो आपको कवर से आपकी फौज को देना होगा। आप चाहते हैं कि आप इसके बगैर ऑपरेट करें? लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि पथरीबल में जो हुआ या माछिल में जो हुआ वो गुड फेथ में हुआ है? देखिए, वेरी गुड, नाउ लेट मी कम टू इट। देखिए, एक है, मैं मानता हूं कि जहां 1.1 मिलियन की आर्मी है, इक्की दुक्की गलतियां होंगी, हुई भी हैं। लेकिन एक मिनट, आंकड़े देखें। नहीं, इक्की दुक्की गलती को भी अगर आप सुधारने नहीं देंगे, अगर आप ब्लॉक करेंगे लीगल प्रोसेस, अगर आप बिल्कुल इक्की दुक्की वारदात में भी इजाजत नहीं देंगे प्रोसिक्यूशन की, तो उसका क्या मैसेज आता है? देखिए, मैं आपको प्लीज इक्की दुक्की वारदात में आप नहीं देते बात कही जा रही है। लेट मी मैं आपको बताऊं। लेकिन देखिए, और भी लोग बोलेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारे खिलाफ जो 1518 चार्जेस थे उस पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मांगी।
ठीक है। ठीक जब वो इन्वेस्टिगेट किए गए, हाँ। 97% झूठ पाए गए, हाँ। जो 2.34% सच पाए गए। हाँ। सेना ने अपने 104 अफसर, जेसीओ, जवान कोर्ट मार्शल करके मैं घर आता भेज हूं दिए इस हैं, तथ्य पे। सजा दी है। मैं आता हूं इस तथ्य जहां पे। वी आर कन्विंस्ड, नहीं, अगर कोर्ट मार्शल हुआ मानवाधिकार तो कोर्ट में आयोग क्यों नहीं की चल सकता केस जी। उन लोगों के तुलसी खिलाफ? साहब, वही तुलसी 3% साहब, आपने अब सुना concept जनरल right बख्शी को, क्या इस दलील से क्या आपको भी लगता है कि एएफएसपीए को बनाए रखने की वकालत करनी चाहिए, जबकि इस देश में कोटा की बहुत आलोचना हुई थी, उसे कई चश्मों से देखा गया था, जो उसके दुरुपयोग की बात थी वो तो अलग था ही ये मामला, टाडा भी, और उन कानूनों को हटाया गया, उनका अस्तित्व खत्म किया गया। एएफएसपीए के साथ ऐसा क्या है कि जिसके बिना हम कोई नया विकल्प नहीं देख सकते? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वी आर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर। ये एक इंटरनल सिचुएशन नहीं है, इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन है। हाँ। और जब तक दूसरे देश के विचारों में तब्दीली नहीं आती है, और जब तक हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और भेजा जाता है, आरडीएक्स भेजा जाता है, तब तक ये जो सिक्योरिटी मामला है ये इमोशनल लेवल पे सुलझाया नहीं जा सकता। ठीक है। लोग पॉपुलर ओपिनियन क्या है, पॉपुलर ओपिनियन तो हमेशा ही खिलाफ रहेगी, मगर ये सॉवरेनिटी का सवाल है, ये इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन का सवाल है। तो इसलिए इसको बहुत एक्सपर्ट्स जो हैं जो इस सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि 37 लाख किलोग्राम ऑफ आरडीएक्स हैज बीन पंप्ड इनटू इंडिया पिछले 10 साल में। तो यही जो आरडीएक्स है सारे देश भर में भेजा जाता है, ये कंड्यूट बन गया है। उसको रोकने के लिए सेना को जब तक ताकत नहीं होगी, कानूनी ताकत नहीं होगी, उनके हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे, तो ये हम देखिए, ये एक बवाल खड़ा किया जा रहा है। विदेशी पैसों के पले एनजीओज ने फौज के खिलाफ एक बवाल खड़ा किया हुआ है, बलात्कार। ये सवाल खड़ा किया मैंने, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। नहीं, आपको नहीं दर्शक को बताना तभी मैं एनजीओ चाय भी कोई नहीं पिलाता मुझे। रवि, जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इन द केस ऑफ नागा पीपुल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंपोज किया, 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और काफी स्टडी के बाद उन्होंने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। और सुनिए, जिस हालात में फौज लड़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकार सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नीचे बढ़ा दिए। उसी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में संदर्भ में उठाए गए सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बेशक आप मिजोरम और नागालैंड के संदर्भ में उठाए गए सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कि वो क्या कंडीशंस हैं वो डिफाइन नहीं की गई। ये कंडीशन 7 कंडीशंस है जिसको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स में डिफाइन इस तरह किया गया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज ओवरऑलिंग द गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए टेररिस्ट कार्रवाई, टेररिस्ट एक्टिविटीज स्ट्राइकिंग टेरर इन द पीपल, लोगों को आतंकित करने के लिए अगर कार्रवाई हो रही है, कहीं ये लिखा है कि हमेशा ये कानून रहेगा, उसमें ये कहा है कि जब तक ये जो उपद्रव है वो खत्म नहीं होता तब तक सेना को कार्रवाई करनी। नागालैंड का जो हवाला उन्होंने दिया, मिजोरम से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हट चुका है। ये बिल्कुल गलत है। आई कंटेस्ट। मिजोरम में नहीं है इस वक्त आर्म फोर्स। हर साल। तुलसी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा की लिखी हुई किताब का एक अंश पढ़ रहा था जो इरोम शर्मिला पर है। इस तरह की दुरुपयोग हुए हैं इस कानून का, और राहुल का एक सवाल है कि इस कानून से हासिल क्या हुआ? अगर आप देखें तो उग्रवाद अगर जिस स्तर पर उसे गंभीर बता रहे हैं उस स्तर पर अगर है तो इस कानून की वजह से तो कुछ कम हुआ नहीं। मैं नहीं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस कानून का कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर देश की अखंडता अगर कायम है तो उसमें अगर ये फोर्सेस नहीं होती तो क्या होता, इसके बारे में कहना मुश्किल है, ये स्पेकुलेशन है। मगर ये जो कह रहे हैं अगर हादसा ऐसा हुआ है तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और लोगों को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि उनको सजा दी गई। मगर मैं ये समझता हूं कि अगर ये सच नहीं है तब भी लोगों के सामने आना चाहिए कि ये इल्जाम सही नहीं है।
इस इल्जाम इतना गंभीर है कि इसकी जांच जो है पब्लिकली होनी चाहिए और लोगों को इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जिसने भी ये जुर्म किया है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसको मौत की सजा भी दी जा सकती है। मैं ये इस बात को बिल्कुल शक नहीं करता हूं, मगर देश की अखंडता जो है उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। उस एक या दो एबरेशंस जो होती हैं, अगर हर एक कानून का दुरुपयोग होता है, ठीक है, क्या डाउरी कानून का दुरुपयोग नहीं होता, टाडा का दुरुपयोग नहीं था, मगर फिर भी जो देश है वो सबसे ज्यादा महान है। इसलिए हमें ये इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि ये इमोशंस के बेसिस के ऊपर सेना को नहीं हटाया जाना चाहिए। ये एक सिक्योरिटी इश्यू है जो कि जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं वही इसका फैसला कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपनी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यहां बैठ के नहीं, वो मान रहे हैं, उस पर सवाल उठाते हैं लोग, आलोचना करते हैं। देखिए और प्रजातंत्रों को देखिए, जो आतंकवाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रियासत के अंदर पंडिता जी आपकी स्टेट में हमारी सेना ने 80,000 से ज्यादा AK-47 सीरीज ऑफ राइफल्स पकड़ी हैं। 1300 GPMG 1990 से लेकर आज तक। से क्या ताल्लुक है? इससे ताल्लुक यह है कि दिस इज द स्टेट ऑफ वॉर। नो, दिस इज नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर। बिल्कुल नहीं। नाउ कैन आई प्लीज से you are exaggerating. You haven't let me speak. You are exaggerating. No. You are जनरल exaggerating. बख्शी, एक मिनट 4.5 लाख तुम्हारी कौम के लड़के और आदमी दिल्ली और जम्मू के रेफ्यूजी कैंप में पड़े हुए हैं और आप यहाँ बातें कर रहे हैं ये देशद्रोहियों की। जनरल बख्शी, आप इमोशनल बना रहे हैं, इमोशनल मत बनाइए। आप इमोशनल बनाए जा रहे हैं। मेरा एक दो सवाल किस्से, मैं 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं। जम्मू क्या कश्मीर वो के तुम्हारे रिश्तेदार हैं? उनके लिए तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है रिश्तेदार कहानी के लिए? उससे ह्यूमन राइट्स जनरल कोई बख्शी, मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। जनरल 4.5 लाख कश्मीरी पंडित जनरल आज बख्शी, दिल्ली और जम्मू में बैठे हैं। प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, वरना टीवी वाकई थिएटर बन जाता है। आप ऐसा जनरल बख्शी, मेरा सवाल ये है ऐसा कह के कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ऐसा कह के उन 5,000 सैनिकों का अपमान कर रहे हैं 5,000 जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। पंडिता जी, मैं उनके ऐसा साथ नहीं है। लड़ा और हूं, अब बदतमीजी मैंने हाथ पकड़े हैं अपने लड़कों के, हमने शहादत दी है। एक सेकंड हो गया ये सही बात रखने के आप लोगों के लिए लिए। और जब इतनी आसानी से जब आप बात करते हैं बिजनेस बन गया और देशों जनरल बख्शी साहब, एक सेकंड, मेरा जो सवाल, अब सवाल पे तो आ जाइए ना जी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अगर ये मांग करते हैं जी, क्या वो देशद्रोही हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी को हम सिर्फ इतनी निवेदन कर रहे हैं कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में प्लीज अपने सेना के अधिकारियों की जिनको जिम्मेवारी है लड़ाई लड़ने की, सप्लीमेंट उनकी बात मैं आपकी बात कीजिए। मैं बात करूंगा। ये सिर्फ मैं ये सवाल इनका है, इसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं कहते, होम मिनिस्टर कहते हैं, सेंट्रल कैबिनेट के बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर कहते हैं, पूरे मुल्क के राय आमा का कहना है। और आप ये तासुर दे रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। मोटिव क्यों अटैच कर रहे हैं कि जो लोग इसकी मांग करते हैं हटाने को देशद्रोही हो सकते हैं? देशद्रोही ना हो, लेकिन दमदम ने सपोर्ट किया है उमर सिक्योरिटी अब्दुल्ला को। के इससे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज मेरी बात समझिए। आप ये कहना आप चाहते प्लीज हैं मेरी बात समझिए। इनको भी बोलने दीजिए, घड़ी देख रहे हैं बार-बार। एक सेकंड, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर बख्शी साहब कह लेंगे। आप बोल लीजिए आप अपनी बात। देखिए, आप ये तासुर देना चाहते हैं कि सिवाय आपके इस मुल्क में कोई और देशभक्त नहीं है। अभी आप हम लोग जाने देते हैं, आप नहीं देते। देशद्रोह का इल्जाम दे रहे हैं किस बात पे? और हम लोग जान देते हैं अपनी, आप नहीं देते। कितने आपका लड़का है फौज में? तुलसी साहब, मैं आपके पास आता हूं। मेरे पास बख्शी साहब भावुक हो रहे हैं और काफी गुस्से में हैं। आप पर्सनल मत बनाइए। कौन क्या करता है ये उसके लिए बहस की जगह नहीं। विकल्प नहीं है, इसका मतलब और क्या विकल्प हो सकता है, इस पे तो आप बता सकते हैं क्या विकल्प हो सकता है? बेशक, हम ना नहीं कह रहे, हम प्लीज कह रहे हैं नॉट येट। पिछले साल आपने सेना को बुलाया था, उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में फ्लैग मार्च करने के लिए। हालत बदल जाती है। जो इंटेलिजेंस है प्लीज उसको देखिए। ये मुझे बताइए क्या जरूरत पड़ी उमर अब्दुल्ला साहब को बुलाने की? उन्होंने बुलाया। उनसे लिखकर क्यों लिया?
अगर AFSPA में पूरा इख्तियार है आपको कहीं भी जाने का, जहां जरूरत पड़े बुलवाया, देखिए हालत बदल सकती है। उस वक्त स्पेशली आपने क्यों रिक्वेस्ट मांगी, ये मुझे बताइए। क्या रिक्वेस्ट मांगी? हमने कहा आप आदेश दे रहे हैं, हमको दीजिए, लिख के दीजिए। ठीक है, कल आप बोलेंगे कि हमने ये किया, वो किया, वो किया, ये किया। जब जरूरत पड़ती है तो फौज करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ती है करने की जरूरत नहीं है। फौज कहीं भी जा सकती है, AFSPA में किसी भी जगह से। जहां बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो जनरल बख्शी। नहीं, ये बात सही है कि उमर अब्दुल्ला जी की जो सिफारिश है इसके ऊपर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। मगर ये कहा जाए कि कोई भी प्रदेश की सरकार अपने आप जो बाहरी देशों का आतंक है, उसके बारे में फैसला कर सकती है, तो ये सही नहीं है। कोई भी प्रदेश देश का इन बातों में अपना फैसला अलग से नहीं ले सकता। केंद्र को उसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। ठीक है, मगर अगर ये समझा जाता है कि अगर सिचुएशन फिर एक बार स्लिप कर गई तो फिर कितने हजार और सुरक्षा कर्मचारियों की जान की आहुति देनी पड़ेगी। आखिर 5,000 से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप 2 लाइन में कह सकते हैं, अगर विस्तार से कहना तो ब्रेक के बाद कह लीजिए। 1958 जनरल थिमैया साहब ने ये बात रेस करी कि प्लीज चाइनीज खतरा बढ़ रहा है, कुछ करिए, हमको ये सामान, साजो सामान चाहिए। कोई ध्यान नहीं उनकी खिल्ली उड़ाई गई, उन्हें रिजाइन करने पे मजबूर किया गया। सुनिए, गलतियों से काफी 3 साल के बाद हिंदुस्तान चीन के हाथों हमारे देश की जो हालत हुई, कुछ तो भरोसा। ठीक है, हमको अपनी प्रोफेशनल एडवाइस देना हमारा फर्ज है।